नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नोएडा से बड़ी खबर है जहां उदयपुर में हेट क्राइम का यह पूरा मामला है। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना युवक को अब भारी पड़ गया है। आसिफ नाम के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छपरौली गांव का ये युवक रहने वाला बताया जा रहा है। तो नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित है गांव छपरौली। आईपीसी की धारा 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो जो उदयपुर हेट क्राइम से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उदयपुर में हेट क्राइम से जुड़ा हुआ ये मामला है। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना एक युवक को भारी पड़ा है। आसिफ नाम के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस शख्स ने वीडियो को शेयर किया था, लाइक किया था और वीडियो पर कमेंट भी किया था। तो इसी को लेकर के अब नोएडा में एक शख्स की गिरफ्तारी की गई है। आसिफ नाम के शख्स को वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट करना अब भारी पड़ गया है। नोएडा पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। छपरौली गांव का रहने वाला यह शख्स बताया जा रहा है जिसने उदयपुर हेट क्राइम किस बर्बर तरीके से टेलर की हत्या की गई और इसी से जुड़ा ये पूरा मामला है। वीडियो को लाइक किया था शख्स ने और शेयर किया था, कमेंट भी किया था, जिसको लेकर के अब नोएडा पुलिस ने आसिफ नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता नोएडा से कंचन भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कंचन, क्या पूरा अपडेट है, किस तरह से गिरफ्तारी की गई है? देखिए विवेक, की थाना एक्सप्रेस पे की टीम ने उदयपुर में जो हेड क्राइम मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस युवक पर आरोप है कि इसने अपने फेसबुक अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया था, साथ ही इसमें लाइक किया था और इस पर कमेंट भी किया था, जिसको लेकर नोएडा पुलिस ने कार्रवाई की और इस युवक को गिरफ्तार किया। विवेक, किसी तरह की कोई शिकायत की गई थी कंचन, या स्वतः नोएडा पुलिस ने संज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी की है? हाँ देखिए, नोएडा पुलिस ने सोशल मीडिया के थ्रू इसको देखा था। सोशल मीडिया पर इस युवक ने कमेंट करके लिखा था कि बहुत बढ़िया किया मेरे भाई आपने, इसको लेकर पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। विवेक, ठीक है कंचन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। वहीं नोएडा में तेज बारिश का कहर देखने को मिला है। तेज बारिश ने विकास प्राधिकरण की तमाम तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। जानकारी के मुताबिक नोएडा के अलग अलग सेक्टरों की सड़कों पर 1.5 से 2 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतें तो हो ही रही हैं। सबसे बुरा हाल नोएडा के सेक्टर 58 के लेबर चौक के पास देखने को मिला, जहां 1 किलोमीटर तक सड़क पर पानी भर गया है। वहीं सड़कों पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। इसी बीच सड़क पर भरे पानी में बच्चे भी खूब मौज मस्ती करते हुए भी नजर आए। वहीं ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भरे पानी में बिजली का करंट उतरने के आसार पैदा हो गए हैं, जिससे किसी की भी जान जा सकती है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए नोएडा में किस तरह से बारिश ने नोएडा प्राधिकरण की पोल जो है वो खोल कर रख दी है। और सड़कों पर जहां एक तरफ वाहन बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चे इस पानी में खूब मौज मस्ती करते हुए भी नजर आए। वहीं कानपुर में नौबस्ता थाना क्षेत्र के देवकी नगर में गैलेक्सी फार्म हाउस में फोम के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे चारों ओर हड़कंप मच गया। फोम के गोदाम में आग लगने के बाद चारों ओर काला धुआं ही दिखाई दे रहा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिशें की और दमकल विभाग को भी मामले की जानकारी दी गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से काले धुएं का गुब्बार निकल रहा है। फोम के गोदाम में आग लगी। तो कानपुर के देवकी नगर का यह पूरा मामला है, जहां फोम के गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। थाना नौबस्ता के यशोदानगर चौकी में ये एक मोहल्ला है देवकी नगर,
जिसमें आज सवेरे 9:30 बजे करीब टेलीकॉम टावर के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई एक फैक्ट्री में। ये जो गोदाम है गैलेक्सी फोम हाउस नाम का एक होलसेल का गोदाम है, जहां सोफे और गद्दे के फोम रखे हुए थे काफी बड़ी मात्रा में। सब में आग लग गई है, जल गया है। पुलिस की टीम और मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर और 8 गाड़ियां अग्निशमन की यहां बुलाई गई हैं। स्थिति पर अभी नियंत्रण कर लिया गया है, आग पूरी तरह बुझा दी गई। वहीं कानपुर में इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के जरिए अप्रत्यक्ष कर अध्ययन गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें लखनऊ के वक्ता ऋषभ ने शिरकत की। वहीं अध्ययन गोष्ठी का संचालन महामंत्री राजकुमार गुप्ता ने किया। इस दौरान सीए ने धारा 65 का विवरण करते हुए बताया कि जीएसटी ऑडिट नए जीएसटी कानून का खास हिस्सा है, जिसके तहत जीएसटी आयुक्त किसी भी अधिकारी को रजिस्टर्ड करदाता के खाता बही का ऑडिट करा सकता है। तो जीएसटी ऑडिट नए का खास हिस्सा ऐसा कहा गया। अप्रत्यक्ष कर अध्ययन गोष्ठी का आयोजन किया गया। श्री राजकुमार गुप्ता ने इसका संचालन किया है और जीएसटी ऑडिट नए कानून का हिस्सा ऐसा कहा गया उनकी ओर से। कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और आज की जो मीटिंग इंडायरेक्ट टैक्स के लिए की गई है उसके हमारे ऋषभ मिश्रा जी लखनऊ से आए हुए हैं, इमिनेंट स्पीकर हैं। इन्होंने आज ऑडिट के ऊपर बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया। इसका श्रेय मैं अपने चेयरमैन साहब धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी को देता हूं कि जो मैंने चयन किया हमारे चेयरमैन साहब को सफल हो गया और मैं इसके लिए बहुत ही उनको धन्यवाद देता हूं। आज जो ये मीटिंग हुई है इंडायरेक्ट टैक्स की प्रथम मीटिंग हुई है और आज काफ़ी संख्या में हमारे मेंबर, हमारे बार के गौरव हैं मेंबर हमारे, वो आज उपस्थित हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और ऑडिट के विषय में जो गवर्नमेंट ऑडिट नहीं है, ये जो सीए सोसाइटी करती है वो ऑडिट नहीं है, ये डिपार्टमेंट जीएसटी का डिपार्टमेंट जो है वो ऑडिट करता है। हमारे जो टैक्स पेयर हैं, जो व्यापारी हैं, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते, चाहे वो अपने स्थान पे करें या अपने ऑफिस में करें, कहीं भी करें। उस ऑडिट के विषय में आज हमारे ऋषभ मिश्रा जी ने बहुत गहराई से और एक एक सेक्शन का एक एक चीज़ करके बहुत ही क्लियर उन्होंने आज इसको किया है। मैं ये बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने पूरी बार को धन्यवाद देता हूँ जो आज उपस्थित होकर के सारा क्लियर किया। और धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को कराया और आज पहली मीटिंग सचमुच हुई, बहुत बढ़िया। वहीं बदायूं में काशीराम कॉलोनी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अव्यवस्थाओं के चलते पीने के पानी और गंदगी के अंबार ने नगर पंचायत के सारे दाम पोल खोलकर रख दी है। जिस काशीराम कॉलोनी में के लिए अफसर तीनों टाइम दौड़ लगाते थे, अब वहां अव्यवस्थाओं की भरमार है। वहीं दूसरी ओर तीसरी मंजिल पर रहने वालों को पानी के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां के ज्यादातर नल खराब पड़े हैं, नाले नालियां चौक पड़ी हैं। वहीं सब कुछ जानने और ढेरों शिकायतों के बाद भी नगर पंचायत के जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। तो बदायूं से आप तक खबर हम पहुंचा रहे हैं, जहां नगर पंचायत कुंभकर्णीय नींद सो रहा है। तो बदायूं में काशीराम कॉलोनी की हालत जो है वो बद से बदतर बनी हुई है। अव्यवस्थाओं के चलते पीने की पानी की समस्या है और गंदगी के अंबार ने नगर के सारे दावों की प्रशासन के जो है पोल खोलकर रख दी है। जिस काशीराम कॉलोनी में कभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए अधिकारी तीनों टाइम दौड़ लगाते थे, अब वहां अव्यवस्थाओं की भरमार है। और वहीं दूसरी और तीसरी मंजिल पर जो लोग रहते हैं उनके लिए पानी की समस्या ज़्यादा बनी हुई है और जो इलाके के नल हैं ज़्यादातर नल खराब हैं। नालियाँ जो बनी हुई हैं वो चौक पड़ी हुई हैं।
ऐसे में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में दबंग बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मामला बंथरा थाने के तहत लतीफ नगर गांव का है, जहां गांव में दबंगों ने फायरिंग कर दी, जिसके चलते पूरा गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालातों का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक गांव के रहने वाले कश्यप नाम के युवक ने चौरसिया नाम के परिवार के ऊपर गोलियां चला दी, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस घटना के चलते गांव में दहशत माहौल बना हुआ है। इसके अलावा हालातों के मद्देनजर पुलिस अधिकारी ने भी गांव में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया है। तो आपको बता दें कि बंथरा थाने के अंतर्गत आने वाले लतीफ गांव का यह पूरा मामला है, जहां दबंगों ने फायरिंग कर दी, चलते पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। जबकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया है। और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक गांव के रहने वाले कश्यप नाम के एक युवक ने चौरसिया नाम के एक परिवार पर गोलियां चला दी, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मची। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया। फिलहाल गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। खबर लखनऊ से है, जहां नगर निगम जोन 6 के अधिकारियों की भ्रष्टाचारी के चलते सरकारी जमीन पर अवैध दुकानों का निर्माण करने वालों के हौसले बुलंद हो गए हैं। सूत्रों की माने तो लालच के चक्कर में अधिकारियों ने मिली भगत करके नगर निगम भूमि पर अवैध निर्माण कार्य कराया है। वहीं मामले में जोनल अधिकारी बिन्नू रिजवी का कि अवैध निर्माण हो जाने के बाद अवैध निर्माण को तोड़ने का काम हमारी देखरेख में नहीं आता। यह काम अधिशासी अभियंता पीके सिंह के अंडर में आता है। वहीं अधिशासी अभियंता पीके सिंह ने साफ मना करते हुए अपना पलड़ा जो है वो झाड़ लिया है और अवैध निर्माण तोड़ने का काम मेरा नहीं है, ऐसा कहा कि मैं जोनल अधिकारी के आदेश का अधीन हूं। तो अधिकारियों की वजह से अवैध निर्माण कराने का यह पूरा मामला है। अवैध दुकानें बनाई गई। तो ये पूरा नगर निगम जोन 6 के अधिकारी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध दुकानों का निर्माण करने वालों के हौसले बुलंद हैं। और जो आरोप है वो अधिकारियों पर भी लग रहे हैं कि अधिकारियों ने मिलीभगत से नगर निगम भूमि पर अवैध निर्माण करवाया है। और वहीं मामले में जोनल अधिकारी बिन्नू रिजवी का कहना है कि अवैध निर्माण हो जाने के बाद अवैध निर्माण को तोड़ने का काम हमारी देखरेख में नहीं आता है। ये काम अधिशासी अभियंता के अंडर में आता है, जबकि अधिशासी अभियंता का साफ कहना है कि निर्माण कार्य जो अवैध हैं उनको तोड़ने का काम उनका नहीं है और वो जोनल अधिकारी के आदेश के हैं। यानी साफ तौर पर जैसा आदेश उनको मिलता है वैसी कार्रवाई वो करेंगे। लेकिन आरोप हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत से नगर निगम की जमीन पर अवैध दुकानों का निर्माण करवाया जा रहा है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस टीम ने एक अंतर्राज्यीय गांजा को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से 4 क्विंटल 25 किलो भी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 42,50,000 रुपए बताई जा रही है। और गांजे में इस्तेमाल होने वाली डीसीएम को भी बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी दिल्ली एनसीआर में कॉलेज के छात्रों और अन्य लोगों को गांजा सप्लाई करता था। सेंट्रल डीसीपी हरीश चंद्रन ने बताया कि आरोपी दिल्ली समेत अन्य राज्यों के जिलों में भी गांजा सप्लाई करके लाखों रुपए कमाता है। फिलहाल पुलिस आरोपी के मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में है। फिलहाल लेकिन नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। 4 क्विंटल 25 किलो गांजे की खेप को बरामद किया गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से जा रहा था। इसके साथ ही एक डीसीएम को भी गिरफ्तार किया गया है। और जो प्राथमिक जानकारी निकलकर बाहर आ रही है उसके मुताबिक जो तस्कर है वो कॉलेज के छात्रों और अन्य लोगों को नशे सप्लाई करता था, गांजा सप्लाई करता था। और इसके साथ ही साथ एनसीआर में कई जिलों
का कारोबार चल रहा था और जिससे वो लाखों रुपए की धन उगाही करता था। अब ऐसे में ये बड़ा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और नोएडा पुलिस की कामयाबी है। 4 क्विंटल 25 किलो से ज़्यादा गांजा बरामद किया गया है और साथ में एक DCM को भी किया गया है। थाना फेज 2 को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि HR नंबर की DCM गाड़ी है, इसमें कुछ नशीला पदार्थ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इसमें थाना प्रभारी और अन्य टीमों के द्वारा पंचशील अंडरपास के एक DCM गाड़ी जो HR नंबर की थी उसको रोका गया। रोकने पर जो है वो जब इसकी तलाशी ली गई तो इसमें कुछ घरेलू सामान और घरेलू सामान के आड़ नशे का बोरियों में भरा हुआ गांजा बरामद हुआ। लगभग 17 बोरी के आसपास गांजा और इसकी जो क्वांटिटी आंकी गई है लगभग 425 किलो के आसपास है, जिसकी बाजारू कीमत जो है वो 40 से 50 लाख रुपए के में। बीच सोनभद्र से बड़ी खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। एक विवाहिता की मौत हो गई है संदिग्ध परिस्थितियों में। तो सोनभद्र से बड़ी खबर आप तक। इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हुई है और परियोजना अस्पताल में इलाज चल रहा था। माता पिता ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है, दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया है। परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई है। दहेज प्रताड़ना से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हुई है और परियोजना विवाहिता का इलाज चल रहा था और जो विवाहिता थी, जो महिला थी, उसके माता पिता ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है और कहा गया है कि दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। तो इसी बीच सोनभद्र से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो विवाहिता के पति और सास पर जहर पिलाने का आरोप लगा है। ओबरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत का यह पूरा मामला। इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई और विवाहिता के पति सास पर जहर पिलाने का आरोप लगा है। ससुराल वालों पर यह आरोप लगाए हैं। ओबरा थाना क्षेत्र परियोजना कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का मौत का मामला सामने आया है और जो पति सास पर जाने का आरोप लगा है। तो इलाज के दौरान महिला की मौत। यह है कि पिछले 18 फरवरी को हम लोगों ने बड़े धूमधाम से शादी किया था। उनकी जो भी गाड़ी की दहेज की 12 लाख रुपए हम लोगों ने गाड़ी के लिए दिया था और 5 लाख रुपया जो है हम लोगों ने जो है दहेज दिया था। इसके बाद जो भी उनकी डिमांड थी हम लोगों ने सब पूरा किया था अपने जो है। तो इसके बाद जो है इसके बाद वो आई जो है फिर दोबारा हम लोगों ने धोखा किया 13 मई को। इसके बाद वो जो है गई। इसके बाद वो लगातार जो है मतलब चाची को बता रही थी जो है कि यहाँ पे मार रहे हैं और मौत से 3-4 दिन पहले उसको लोगों ने मारा। वहीं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामला शहर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां सिविल लाइन और SOG पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार से 2 करोड़ रुपए के बरामद। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने और किसी प्राइवेट कंपनी मालिक हिमांशु गुप्ता का नाम बताया। SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को जानकारी बताया टैक्स डिपार्टमेंट की टीम को बुलाकर जांच पड़ताल की जाएगी कि युवक इतनी रकम कहां से लेकर आ रहे थे और कहां जा रहे थे। इस दौरान कोई बड़ी हो जाती तो कौन जवाबदेही किस होती। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को यह पूरा मामला सौंपा जा रहा है। तो 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है और इसके साथ ही 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। रामपुर का ये पूरा मामला है। आदर्श थाना का पूरा मामला है। पैसे का कोई हिसाब नहीं दिया गया पकड़े गए अभियुक्तों की तरफ से
ये सूचनाएं ऐसी चल रही थी कि कुछ हवाला के पैसे इधर उत्तराखंड से दिल्ली जाते हैं, तो ये सूचना इंस्पेक्टर को उसके मुखबिर ने बताया हुआ होगा। तो ये लोग थे, तो ये गाड़ी में कोई गाड़ी है, ये महिंद्रा की मजारियो क्या बोलते हैं, 2 करोड़ रुपए का हिसाब ये लोग दे नहीं पा रहे हैं कि कैसे लेके जा रहे हैं। इनका कहना है कोई पब्लिक दिल्ली का कोई स्कूल, उसका पैसा वहां जा रहा था। इन्होंने बताया 2 माह के अंदर एक बार 2 करोड़, एक बार 1 करोड़ और इस बार 2, 2, 4, 1, 5 तो 7 करोड़ रुपए ले जा चुके। मेरा मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने इनकम टैक्स के अधिकारियों को बुलाया है मुरादाबाद से, दे विल इंक्वायरी इनटू द मैटर। और अभी गलत नहीं मानता, अगर वो हिसाब दे देते हैं तो शौक से ले जाएं, नहीं देते हैं तब तक हमको डिटेल। वहीं मथुरा तेज मामला सामने आया है, जहां वेंकटेश मंदिर के महंत की पत्नी का शव संदिग्ध हालात में कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक महंत की पत्नी मंगलवार दोपहर से लापता थी। वहीं महंत के जरिए उन्हें काफी तलाशा गया, लेकिन कोई पता नहीं लग सका। इस बीच महंत खोजते हुए मंदिर के कुएं तो शव 40 फीट गहरे कुएं में पड़ा हुआ दिखाई दिया। दरअसल मृतका की 10 साल पहले महंत नवी हुई थी, जिनकी अभी तक संतान नहीं है, जिसे लेकर तनाव में रहती थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच। हमारी पत्नी कल सुबह से मिसिंग थी और इधर उधर ढूंढा, थाने में भी कंप्लेन किया और कोई जानकारी, जब सभी जगह वृंदावन में परिक्रमा मार्ग के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि जो भी यहाँ जैसे जिस भी प्रकार से FIR की कॉपी भी आए थे दोपहर में। चौकी इंचार्ज जो हैं उनसे मिल, फिर भी ये मंदिर इतना बड़ा है, घर मंदिर जो कहें, इसकी हर रास्ते जगह बार बार देखना ना मन कर, हम देखें कभी माँ देखें कभी कोई इस तरह से। तो फिर भी इस समय भी कि शायद सोचा, ये भी मन में आया क्या करें कैसे। तो अभी हमने जैसे कि सब जगह देखना, तो यहाँ फिर हम देख रहे थे किसी तरह से, तो शायद ऐसा महसूस हुआ, प्रतीत हुआ कि कोई का सिर ऐसे ऊपर का इतना बाल काला काला नजर आ रहा था। वहीं कानपुर में रोटरी मंडल 3110 की राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 2100 स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरित किया गया है। वहीं 22 क्लब की ओर से 575 साइकिल जाएंगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मुख्य अतिथि होंगे। यह जानकारी निवर्तमान रोटरी मंडल अध्यक्ष दिनेश चंद्र शुक्ला, मंडल अध्यक्ष और मीडिया प्रभारी यदुवेंद्र सिंह ने दी। कार्यक्रम में सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों की छात्राओं को साइकिल वितरण में वरीयता दी जाएगी। मैं रोटेरियन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2023-24। आज हम लोगों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक बैठक रखी थी जिसमें कि हम कन्याश्री के नाम से एक कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, जिसमें सभी बच्चियों को हम लोग करीब 75 साइकिलें वितरित कर रहे हैं। विभिन्न क्लब कानपुर के लगभग 20 ने इसमें सहभागिता कर रहे हैं, जो अपना सहयोग कर रहे हैं। इसी तरीके से पूरी डिस्ट्रिक्ट में करीब 2100 साइकिलें वितरित कर रहे हैं और इसका मुख्यालय जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड के काशीपुर में किया जाएगा। और इसी तरीके से कई सेंटर्स बने हुए हैं, बरेली है, मथुरा है, आपका आगरा है, उसी प्रकार यहाँ कानपुर है। मिलाकर 2100 साइकिलें सुबेरे 9 बजे हम वितरित करेंगे और यह आयोजन सिर्फ बच्चियों के लिए किया है स्कूल में, जिसमें कि जो के लिए जाने में उनको साधन नहीं मिलता, व्यवस्था करने का एक प्रयास किया है। एक छोटा सा प्रयास है जो हम लोग यहाँ एक ही दिन सारे जगहों पे एक ही दिन है, सवेरे 9 बजे का 9 से 11 वो 1 तारीख को होगा। सत्र भी 1 तारीख को चालू होता है 1 जुलाई से, तो शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। खबर रायबरेली से CHC के भ्रष्ट डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत करना पत्रकारों को भारी पड़ गया।
डॉक्टर्स ने न पत्रकारों के साथ मारपीट की बल्कि कमरे में बंद दबाकर जान से मारने की कोशिश की। वहीं मोबाइल और पर्स भी छीन लिया गया। इस पत्रकारों ने प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगाई। सूचना के मौके पर पहुंची पुलिस ने पत्रकारों को बंधक से मुक्त कराया। दरअसल बीते दिनों सलोन परिसर में सरकारी दवाओं को जलाए जाने का वीडियो मीडिया पर वायरल। के भ्रष्ट डॉक्टरों ने नकार दिया और कहा कि यह वीडियो मेरे परिसर का है ही नहीं। जब पत्रकार ने परिसर में जलाई गई दवाओं की लाइव वीडियो और फोटो निकाली तो सीएससी भ्रष्टाचार की जांच उच्च स्तरीय टीम से करने की मांग की गई है। कवरेज पत्रकारों के साथ डॉक्टरों ने मांग की है। इसके साथ ही उन्हें बंधक भी बनाया गया और ऐसा कहा जा रहा है कि पत्रकारों का गला दबा करके उन्हें जान से की गई। तो पूरा मामला जो है सीएससी में जलाए गए जो दवाएं थी उनसे जुड़ा हुआ है, जिसका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद दोनों सीएससी के डॉक्टरों की ओर से कहा गया कि ये वीडियो उनके अस्पताल परिसर का नहीं है। जिसके बाद मौके पर पहुंचे पत्रकार ने दवाएं जलाई गई थी उसका वीडियो और फुटेज दिखाया, जिसके बाद डॉक्टरों ने पत्रकारों के साथ में मारपीट भी की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। तो पूरे मामले की जो जांच है अब उच्च स्तरीय कराने की मांग की जा रही है पत्रकारों की ओर से। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से भारी संख्या में पुलिस जाब्ता जो अस्पताल के अंदर मौजूद है और अस्पताल परिसर में हंगामा गया। और इससे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपचंद्र मिश्रा लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपचंद्र जी, क्या पूरा मामला है? इस तरह से पत्रकारों के साथ मारपीट की गई और उनसे मारने की धमकी दी गई है, पूरा मामला क्या है? क्या दवा जलाना और इसकी खबर को दिखाना इतना भारी पत्रकार? जी, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग एक सप्ताह पहले कुछ पत्रकारों ने अस्पताल में दवाइयां जलाई गई थी, उसकी जो है उसके बाद बुधवार को यानी कल बुधवार को एक प्रधान के ऊपर जानलेवा हमला होता है। कवरेज करने कुछ पत्रकार वहां पहुंचते हैं और पत्रकार वही होते हैं जिन्होंने खबर चलाई थी। तो लोग नाराज थे, खफा थे कि और उन्होंने कहा भी था पत्रकारों से कि जो है हमारी मत चलवाइए, तमाम धमकियां दी थी। उसके बाद वो पत्रकार जब पहुंचते हैं तो डॉक्टर और उनके गुर्गे पहले हाथ लगा कर बैठे और जैसे ही पत्रकार पहुंचते हैं और पूरी मामला संज्ञान लेते हैं घटना का कि हमला कैसे हुआ, तो वो लोग तुरंत जो है हाथापाई पर उतर आते हैं और उसके बाद पत्रकारों को जो है शुरू कर देते हैं और उसके बाद बंधक बना लेते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए खबरों